नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 17वां लेक्चर है दोस्तों। और आज हम यहाँ पे जो हमारी ये सीरीज चल रही है इंडियन हिस्ट्री, इसमें दक्षिण भारत के इतिहास में आज हम दो महत्वपूर्ण वंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित अभी तक ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य जो कि संगम काल से संबंधित थे, जबकि दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में बताया था। तो अभी तक आप ये जान चुके होंगे कि जो चोल साम्राज्य था, यहाँ पे था ये चोल साम्राज्य। तो पहले यहाँ पे चोल साम्राज्य होता, फिर पल्लव आया और फिर चोल, यानी चोल साम्राज्य भी यहाँ पे 2 शाखाओं में उसका उदय हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ये चालुक्य साम्राज्य है, चालुक्य वंश है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसका उदय भी दोस्तों 3 शाखाओं में होता है, वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। तो जो आपका ये वातापी चालुक्य है, इसके बाद ये यहाँ पे चालुक्य वंश, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैप के माध्यम से। तो यहाँ पे अभी जब ये वातापी के चालुक्य वंश है, तो वातापी चालुक्य वंश जब समाप्त हो जाता है तो इनके स्थान पर कौन सा नया राजवंश आता है? राष्ट्रकूट। और इस राष्ट्रकूट वंश से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। फिर राष्ट्रकूट वंश यहाँ पे समाप्त होता है और फिर यहाँ पे पुनः चालुक्य वंश क्या होता है? प्रारंभ होता है, और जिसकी राजधानी क्या होती है? कल्याणी। तो इसको कहा जाता है कल्याणी का चालुक्य वंश। और फिर इसकी तीसरी शाखा यहाँ पे उदय होती है वेंगी के चालुक्य वंश। तो इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलता है दक्षिण भारत में कि जो चालुक्य राजवंश था, ये भी 3 शाखाओं में यहाँ पे क्या हुआ? इसका उदय हुआ। तो इसी के बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लगभग दक्षिण भारत के ये 2 या 3 वीडियो और आने वाली है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे, जैसे हम अरब आक्रमण से शुरू करेंगे, फिर वहां पे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश, ये सारे वंश हम वहां पे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छी दोस्तों सीरीज चल रही है। आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पे नहीं छूट सकता, इतने डिटेल्स में आपको यहाँ पे इस सीरीज के माध्यम से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो चालुक्य राजवंश, ठीक है, पहले चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बीच में जहां पे राष्ट्रकूट वंश आएगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चालुक्य राजवंश का उदय जैसे मैं आपको बता चुका हूं 3 शाखाओं में होता है, वातापी के चालुक्य शासक, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। अब देखो, इनको वातापी, कल्याणी और वेंगी क्यों कहा गया कि ये जो है ये इनकी राजधानी है। जो प्रथम शाखा थी, यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो प्रथम शाखा जो थी चालुक्य वंश की, उनकी राजधानी थी वातापी। द्वितीय जो शाखा थी चालुक्य वंश की, उनकी राजधानी थी कल्याणी। और तृतीय जो शाखा थी चालुक्य वंश की, उनकी राजधानी कहां थी? वेंगी। तो यहां तक आप समझ गए। अब हम सबसे पहले वातापी के चालुक्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो वातापी के चालुक्य जो राजवंश था, उनकी राजधानी वातापी थी, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और प्रमुख अगर हम शासकों की बात करें, तो इसका जो प्रथम शासक था, यानी जिसने चालुक्य वंश की स्थापना की, वो था जयसिंह। तो जयसिंह को दोस्तों चालुक्य वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक माना जाता है। और जो इसकी राजधानी है वातापी, ये वर्तमान में अगर आप देखें जो बीजापुर है, ठीक है, कर्नाटक में बीजापुर, उसके आसपास का ये क्षेत्र है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो राजा हुआ वह हुआ पुलकेशिन प्रथम, उसके बाद हुआ कीर्तिवर्मन प्रथम। तो चालुक्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो किसे माना जाता है? या चालुक्य वंश का निर्माता माना जाता है कीर्तिवर्मन प्रथम को। उसके बाद चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसे कहा जाता है, वो है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक इसको माना जाता है। इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, कुछ युद्धों में इसने विजय पाई और कुछ युद्धों में इसको पराजय हासिल हुई। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों, ऐहोल अभिलेख। मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको कर दीजिए, क्योंकि अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ऐहोल अभिलेख इसका है, यह है पुलकेशिन द्वितीय का, जो कि चालुक्य वंश का शासक है। और चालुक्य की किस शाखा का शासक है? जो वातापी के चालुक्य वंश के शासक है, उन्हीं में से एक है पुलकेशिन द्वितीय। यह ऐहोल अभिलेख दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, जो कि 634 ईस्वी के आसपास का
बताया जाता है। और ये कहां से प्राप्त हुआ था तो कर्नाटक के बीजापुर से यह प्राप्त हुआ था। इस ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? वो है रविकीर्ति। रविकीर्ति जो कि एक मतलब उसके दरबार में था, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता था, तो ये इसका लेखक है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रविकीर्ति, जिसने ऐहोल अभिलेख की रचना की है। और इस ऐहोल अभिलेख में मतलब जिस भाषा में लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो है संस्कृत भाषा में। अब इस ऐहोल अभिलेख में उल्लेख क्या मिलता है? तो इसमें उल्लेख है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन। अब कौन कौन सी विजय है तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे नीचे भी लिखा गया है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लड़े गए युद्ध। तो एक तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, मैंने आपको जब हर्षवर्धन के बारे में बताया था तो देखो हर्षवर्धन ने जो उत्तरी साम्राज्य था, ठीक है, हर्षवर्धन ने अधिकांश जो उत्तरी क्षेत्र था भारत का वहां तक अपना साम्राज्य फैला दिया था कश्मीर को छोड़कर। लेकिन दक्षिण भारत की ओर जब हर्षवर्धन बढ़ता है तो दक्षिण भारत में इसका रास्ता कौन रोक देता है? पुलकेशिन द्वितीय रोक देता है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है नर्मदा जो नदी घाटी है उसके तट पर। लेकिन यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और इसका उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय ने एक तो पल्लवों के साथ इसने संघर्ष प्रारंभ किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पल्लवों के साथ किस चालुक्य शासक ने संघर्ष प्रारंभ किया तो वो क्या था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लव वंश के बारे में आपको बता चुका हूं और कल की जो वीडियो थी पल्लव वंश से संबंधित तो वहां भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो पल्लव वंश का जो शासक था महेंद्र वर्मन, इसको पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और महेंद्र वर्मन यानी पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। यानी महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव शासक है इसकी राजधानी भी कहाँ है? कांची है। तो पुलकेशिन द्वितीय इसकी राजधानी पर आक्रमण करके वहां पर अधिकार कर लेता है, उसको जीत लेता है और एक उपाय धारण करता है कांची कोंड, यानी कांची को जीतने वाला। तो कांची को जीतने वाला कौन सा चालुक्य शासक था? वो था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने कांची कोण नामक उपाय धारण की। उसके बाद महेंद्र वर्मन के बाद दोस्तों जो शासक बनता है पल्लव वंश का वो था नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन क्या करता है? महेंद्र वर्मन की हार का बदला किससे लेता है? पुलकेशिन द्वितीय से लेता है। पुलकेशिन द्वितीय को ही क्या कर देता है? पराजित कर देता है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। और अब देखो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ है? यह है वातापी। अब जब नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसकी राजधानी पर इसने भी क्या कर दिया? आक्रमण करके उसको विजित कर लिया है। और कौन सी उपाय धारण की? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड। देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जिस प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन की राजधानी कांची पर विजय पाकर कांची कोंड की उपाय धारण की थी, उसी प्रकार से पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर दी है, ठीक है। तो ये कुछ युद्ध लड़े गए थे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, जो कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसे माना जाता है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था। कब आया था? 641 ईस्वी में। यानी जो ये पुलकेशिन द्वितीय है ये किसका यहाँ पे समकालीन है? ये आपका हर्षवर्धन का समकालीन, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग। और दक्षिण में ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया था 641 में। कौन गया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग गया था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट शासक होता है चालुक्य वंश का, वातापी के चालुक्य वंश के बारे में दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। तो वातापी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस वंश का इसको अंतिम शासक माना जाता है। और इसका दोस्तों क्या था? सामंत था। कौन था इसका सामंत? उसका नाम था दंतिदुर्ग। और दंतिदुर्ग क्या कर देता है? कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके उसकी हत्या कर देता है और यहाँ पे एक नए राजवंश की स्थापना कर देता है, राष्ट्रकूट वंश।
तो कुल मिला के यहाँ पे आपको समझना यह है कि जो चालुक्य वंश जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो वातापी शाखा थी चालुक्य वंश की, ये यहाँ पे अब समाप्त हो चुकी है। समाप्त हो चुकी है किसने? दंतिदुर्ग ने इसके अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके यहाँ पे एक नए राजवंश की स्थापना कर दी है, राष्ट्रकूट वंश। तो अब यहाँ पे आ चुका है, जहां पे चालुक्य था वहां पे अब कौन आ चुके हैं? राष्ट्रकूट आ चुके हैं। और ये राष्ट्रकूट क्या गलती करते हैं? ये भी वही गलती दोहराते हैं। ये चालुक्यों को क्या करते हैं? अपना सामंत बनाते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों चोल वंश के शासकों ने किसको बनाया था? पल्लवों को सामंत बनाया था। फिर पल्लव क्या कर देते हैं? वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। और पल्लव भी वही गलती करते हैं, वो चोलों को क्या बनाते हैं? अपना सामंत बनाते हैं। तो इसी प्रकार से राष्ट्रकूट शासकों ने भी क्या कर दिया? इन चालुक्यों को अपना सामंत बना दिया। और फिर फ्यूचर में, भविष्य में ये क्या करेंगे? जब ये शक्तिशाली हो जाएंगे फिर से, तो फिर से राष्ट्रकूटों को पराजित करके अपनी नई मतलब दूसरी शाखा की स्थापना करेंगे, जिसको कल्याणी के चालुक्य राजवंश हम कहेंगे। कल्याणी का चालुक्य राजवंश। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने, ठीक है, दंतिदुर्ग जो कि किसका सामंतीय सेनापति था? कीर्तिवर्मन द्वितीय का। इसको पराजित करके यहाँ पे नए राजवंश की स्थापना कर दी है, राष्ट्रकूट वंश। ये है यहाँ पे राष्ट्रकूट एम्पायर, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? वो है दोस्तों दंतिदुर्ग। लगभग 752 ईस्वी के आसपास इसने यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट वंश का इसको संस्थापक माना जाता है। दंतिदुर्ग ने दोस्तों चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की यहाँ पे क्या कर दी? स्थापना कर दी। और चालुक्यों को क्या बना दिया? अपना सामंत बना दिया। इसके बाद अगर हम राष्ट्रकूट वंश के कुछ अन्य प्रमुख शासकों की बात करें, तो इसमें एक प्रमुख शासक आता है कृष्ण प्रथम। और दोस्तों कृष्ण प्रथम से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। और यहीं से दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन भी बनता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? तो वहां पे आ जाएगा आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहां से। तो कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक है, इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट शासक होता है वो है ध्रुव। ध्रुव, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है। मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहा हूं, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? पहले यहाँ पे आप थोड़ा कहानी सुन लीजिए। यहाँ पे आपका ये जो क्या था, यहाँ पे इधर क्या था? पहले यहाँ पे कन्नौज था, यहाँ आसपास। और यहाँ पे हर्षवर्धन का ये लगभग पूरे उत्तरी क्षेत्र पर क्या था? हर्षवर्धन का साम्राज्य स्थापित था। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कन्नौज में कोई ऐसा महान शासक नहीं था। तो यहां से ये देखो, ये राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट यहां से सोचते हैं कि हम कन्नौज पर यहाँ पे क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। यहाँ पे पाल एम्पायर है बंगाल का। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सभी उस समय बंगाल में आते। तो बंगाल का यहाँ पे पाल वंश है। और ये पाल वंश के शासक भी यहाँ पे कन्नौज पर क्या करते हैं? अधिकार करने की सोचते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये गुजरात है। और यहाँ पे क्या है? प्रतिहार वंश यहाँ पे शासन कर रहा है। तो प्रतिहार वंश के शासक भी सोचते हैं कि हम कन्नौज में क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। तो देखो 3 वंश, राष्ट्रकूट वंश हो गया, पाल वंश हो गया और प्रतिहार वंश। यहाँ पे 3 राजवंश यहाँ पे कन्नौज पर क्या कर रहे हैं? आक्रमण करने की सोच रहे हैं और वहां पर अधिकार करने की सोच रहे हैं। तो 3 वंश यहाँ पे कन्नौज के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। इसी को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो राष्ट्रकूट वंश की तरफ से प्रथम शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, वो था ध्रुव। और ध्रुव ने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और इसने प्रतिहार नरेश, ये गुजरात का प्रतिहार नरेश, वत्सराज, और यहाँ पे उसमें पाल नरेश कौन हुआ करता था? धर्मपाल। ठीक है, पाल नरेश के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पाल नरेश उस समय धर्मपाल हुआ करता था। तो ध्रुव ने इन दोनों को पराजित कर दिया। लेकिन अभी भी ये भी कन्नौज पर क्या कर नहीं पाया? अधिकार नहीं कर पाया था। अंत में जो कन्नौज पर अधिकार करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों? ये प्रतिहार वंश के शासक। ये अपनी राजधानी बना देते हैं कन्नौज को। अंत में विजय इनकी होती है। ये है जो यहाँ पे प्रतिहार वंश, क्योंकि
कुछ समय बाद यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश समाप्त होने वाला है, फिर से यहाँ पे चालुक्य वंश स्थापित होने वाला है। तो ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक तो राष्ट्रकूट शासक थे, इसमें राष्ट्रकूट शासक, दूसरे थे यहाँ पे पाल शासक, बंगाल के पाल शासक, और तीसरे थे यहाँ पे प्रतिहार शासक। तो इन तीनों में संघर्ष हुआ कन्नौज के लिए और इसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का नेक्स्ट शासक है अमोघवर्मन। ये दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी। जैन धर्म का अनुयायी कौन सा राष्ट्रकूट शासक था? वो था अमोघवर्मन। इसने अपने दरबार में एक लेखक महावीराचार्य, जिसका नाम क्या है? महावीराचार्य, जिसने किसकी रचना की है? जिनसेन और गणित सार की रचना की है, उसे अपने दरबार में आश्रय दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक होता है इंद्र तृतीया। इसके शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी आया था। अल-मसूदी इसके दरबार में आया था, ये अरब निवासी था। बाकी इनके बारे में कुछ ज्यादा फैक्ट दोस्तों मिलते नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट शासक होता है वो है कृष्ण तृतीया। और कृष्ण तृतीया के बारे में दोस्तों मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्योंकि कृष्ण तृतीया का संबंध है तकोलम युद्ध से। देखो ये जो कृष्ण तृतीया था, इसको माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक। और इसके बाद से राष्ट्रकूट वंश पतन की ओर बढ़ने लग जाता है। तो इसका संबंध है तकोलम युद्ध से। तकोलम युद्ध जो कि कृष्ण तृतीया और परांतक के मध्य हुआ था। अब ये परांतक कौन है दोस्तों? तो परांतक है चोल शासक। कृष्ण तृतीया और परांतक के मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था, जिसमें कृष्ण तृतीया की विजय हुई थी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट शासक कर्क द्वितीय, जिसका सामंत कौन था? तैलप द्वितीय था। और तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय को पराजित करके फिर नए राजवंश यानी चालुक्य की दूसरी शाखा इसने स्थापित कर दी। किसने? तैलप द्वितीय ने। तो आप कह सकते हैं कि जो कर्क द्वितीय है ये राष्ट्रकूट वंश का क्या है? अंतिम शासक है। अब यहाँ पे ये कल्याणी का चालुक्य वंश यानी चालुक्य वंश की ये दूसरी शाखा है। इसका संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय, जो कि किसका सामंत था? राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय। तो तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय की हत्या करके यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट शासक है वो है सोमेश्वर प्रथम। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और नोट करनी है कि राष्ट्रकूट वंश जब यहाँ पे स्थापित हुआ तो इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अब जब यहाँ पे चालुक्य वंश यानी तैलप द्वितीय ने चालुक्य वंश की स्थापना कर दी है, तो इसकी अभी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी भी अभी मान्यखेत ही है, क्योंकि इतनी जल्दी ये राजधानी क्या नहीं करेगा? स्थापित नहीं कर पाएगा, नई राजधानी स्थानांतरित नहीं कर पाएगा। लेकिन जब यहाँ पे सोमेश्वर प्रथम शासक बनता है तो इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कहाँ स्थानांतरित कर दी? कल्याणी में स्थानांतरित कर दी। और इसीलिए इस दूसरी शाखा को, चालुक्य वंश की दूसरी शाखा को कल्याणी के चालुक्य वंश कहा जाता है। साथ साथ दोस्तों ये सोमेश्वर प्रथम, इसका लगातार संघर्ष चलता रहा चोल वंश से। ठीक है, यहाँ पे उस समय चोल वंश के शासक शासन कर रहे थे, तो लगातार इसका संघर्ष चलता रहता है चोल वंश के शासकों के साथ, और ये पराजित होता है बार बार, और अंत में ये तुंगभद्रा नदी में डूबकर क्या कर देता है? आत्महत्या कर देता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट शासक है वो है विक्रमादित्य षष्ठ। ये एक योग्य शासक था और इसके दरबार में विल्हण और विज्ञानेश्वर कवि थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि विल्हण नामक कवि किस राजा के दरबार में था? विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, विक्रमादित्य द्वितीय और विक्रमादित्य षष्ठ। तो आपका आंसर हो जाएगा विल्हण नामक कवि, ये विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में था। जो ये विल्हण है इसकी रचना कौन है? विक्रमांक देव चरितम, जिसमें विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में जानकारी मिलती है। और जो ये विज्ञानेश्वर है इसकी रचना कौन है? वो है मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी रचना है दोस्तों? वो है विज्ञानेश्वर की। तो दो विद्वान कवि विल्हण और विज्ञानेश्वर ये किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य के दरबार में।
उसके बाद सोमेश्वर चतुर्थ जो कि अंतिम शासक था कल्याणी के चालुक्य वंश का। उसके बाद कल्याणी जो चालुक्य वंश की तीसरी शाखा थी वो थी वेंगी के चालुक्य वंश। ये इतने महत्वपूर्ण मतलब कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि धीरे धीरे ये चालुक्य वंश अपने पतन की ओर जा रहा था। तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है विष्णुवर्धन को और इसकी राजधानी थी वेंगी में, जो कि लगभग आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो बिल्कुल एक कमजोर शाखा मानी जाती है वेंगी के चालुक्य वंश। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे चर्चा की चालुक्य वंश के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में, किस प्रकार यहाँ पे चालुक्य वंश की स्थापना होती है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना, उसके बाद वातापी का चालुक्य वंश समाप्त होता है, इनकी जगह राष्ट्रकूट वंश यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है और फिर राष्ट्रकूट वंश का समापन होता है और कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय होता है। तो चालुक्य वंश के हमने तीनों शाखाओं के बारे में और साथ ही साथ बीच में जो राष्ट्रकूट वंश आए इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन पे हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।